वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी को रिवाइज करके चलेंगे। मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जो हमारा थर्ड बुक है सीबीएसई का मॉड्यूल 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका पहला चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उससे रिलेटेड एंटायर कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में कवर कर सके, हम इसी वीडियो में रिवाइज कर सके। ठीक है सर। इस वीडियो से आपको बेनिफिट क्या होगा? जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग से निकल चुके हैं वो आपको एक रिमाइंड कर जाएंगे, पहली बात। और ये वीडियो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो इस चैप्टर को पहले पढ़ा है। अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि पहले आप इस चैप्टर को पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, उसके बाद ही ये वीडियो को देखें। ओके सर। मैंने कोई भी चीज नहीं नया नहीं बताया है, सब चीज वही है, पुराना है। बस मैंने यहाँ पे एक जगह इसे नोट डाउन करके रख दिया ताकि टाइम भी बचे और एफर्ट्स भी बचे और ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, जिससे आप लोगों का रिवीजन बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली हो सके। ठीक है सर। अगर कोई पॉइंट इसमें मिस भी हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं एक और छोटा सा वीडियो बनाऊं और उस मिस पॉइंट को भी उसमें भी कवर करके चल सकूं। ठीक है सर। अभी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करेंगे। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें हम थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर विच इज प्योर थ्योरेटिकल, विच इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल्स ऑफ एनालिसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चार चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? चार। सबसे पहले आपका बैलेंस शीट, ठीक है। सेकंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थर्ड आपका नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। और फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चार कंपोनेंट होना मैंडेटरी है और ये किसने कहा है? कंपनीज एक्ट 2013 ने। ठीक सर। रही बात बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की, नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्मेट की, तो ये फॉर्मेट आपके कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाइड है। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3, उसके अंदर इस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। ठीक सर। और कैश फ्लो का स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा? वो आपको मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां से आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट मिलके चलेगा। ठीक है सर। तो हमको ये समझ में आ गया कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चार चीजों को मिला के बनता है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले तीन का फॉर्मेट शेड्यूल नंबर 3 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में लिखा गया है। ठीक सर। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना के हम करेंगे क्या? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराना पड़ता है। क्या कंडक्ट कराना पड़ता है? AGM। AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो आ जाते हैं। और उनका काम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो अपना रिपोर्ट दैट इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अपने ऑडिटर का रिपोर्ट दैट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है और इसी को ही बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट।
तो एक एनुअल रिपोर्ट में 4 चीजें होती है। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है? 4 चीजें। एक तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसे बनाया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाया जाता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मुद्दा ये उठता है, ये काहे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? ये कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? तो ये वही 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ये चारों चीज मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक सर। और फोर्थ होता है एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स। एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स, या कोई एडिशनल पॉइंट है जिसको हमें अपने शेयर होल्डर्स को बताना है, जिसको हमें अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, वो एडिशनल पॉइंट भी हम लिख के चलते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में। ओके सर। एडिशनल पॉइंट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा कंपनी है जो आने वाले टाइम पे बंद होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होने वाला है, तो हमें एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स में ये लिखना पड़ेगा दैट गोइंग कंसर्न will be affected in future। इसे आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने एडिशनल पॉइंट्स में, जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपके शेयर होल्डर्स तक पहुंचना जरूरी है। ठीक सर। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते तो हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है वो तो आपने बता दिया। हम प्रेजेंट करते हैं एज अ एनुअल रिपोर्ट अमंग शेयर होल्डर्स, ये भी आपने समझा दिया। बट क्या शेयर होल्डर्स के अलावा और भी कोई लोग हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि भाई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब हमारा मैनेजमेंट। अब हमारा मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के करेगा क्या? तो हमारा मैनेजमेंट उसे एनालाइज करेगा, उसे चेक करेगा कि भाई पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, व्हाट इज अवर ग्रोथ, व्हाट इज अवर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हम अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सके, उसके बारे में मैनेजमेंट को ये सब काम करना होता है। ठीक सर। एक्सटर्नल यूजर्स में किनको किनको जरूरत पड़ेगी? सर एक तो शेयर होल्डर्स हो गए, एक तो सर एम्प्लॉयज हो गए, सर बैंक हो सकती है, बैंक लोगों को भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं, हम लोन लेते हैं, तो बैंक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के लोन आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, आपके इन्वेस्टर्स, जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके कंपनी में पैसे क्यों डालेंगे? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है, आपके पास एसेट है कि नहीं है, आपके पास लाइबिलिटीज हैं कि नहीं है। उन्हीं के बेसिस पे वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और सेबी। सेबी का मतलब आप जानते होंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस सर। तो ये सारे यूजर्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड होती है, और ये बात हमको पता होना चाहिए। ओके सर। तो हमने अभी तक 3 पार्ट रिवाइज कर लिया है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते क्या क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला 3 चीजें शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? सर एक तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सेकंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फोर्थ एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स। अगर कोई एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स है तो वो भी हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। वाई इट इज कॉल्ड एडिशनल? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट्स होता है, इसलिए इसे हम एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। अब ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट कहाँ कहाँ होता है? तो इसके 2 यूजर्स हैं सर, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स मतलब मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूजर्स मतलब सर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, बैंक, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सेबी, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके सर। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में लिखा गया है बैलेंस शीट के बारे में। एक कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है। अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा दूं, तो बैलेंस शीट में मेजर 2 हेड हैं। एक तो सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सेकंड एसेट। पूरे बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड सेकंड इज एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को फर्दर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फोर्थ करेंट लाइबिलिटीज। ठीक सर। वैसे ही एसेट को फर्दर 2 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है, एक नॉन करेंट एसेट्स एंड सेकंड इज योर करेंट एसेट्स। तो अगर आप देखोगे, लाइबिलिटीज में भी नॉन करेंट दिख रहा है, एसेट में भी नॉन करेंट दिख रहा है, लाइबिलिटीज में भी करेंट लाइबिलिटीज दिख रहे हैं, एसेट में भी करेंट लाइबिलिटीज दिख रहा है, सॉरी करेंट एसेट दिख रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन करेंट एंड करेंट, एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सीधा सीधा हिसाब है, हम करंट उसको बोलेंगे जो लेस देन 12 मंथ्स का है, जो 12 महीने से कम का है, हम उसे करंट बोल के चलते हैं। ठीक सर। नॉन करंट किसको बोलेंगे? सर हम नॉन करंट उसको बोलेंगे जो 12 मंथ से ऊपर का है। जो भी आइटम 12 मंथ्स दैट इज 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है, हम उसे नॉन करंट क्लासिफाई करते हैं। और जो भी चीज 1 साल 1 अकाउंटिंग पीरियड से कम है, दैट इज 12 मंथ से कम है, हम उसे करंट स्पेसिफाई करके चलते हैं। अब इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 अप्रैल 2020 में 9% डिबेंचर्स इशू किया था, और ये डिबेंचर्स मैंने इशू किया था ऑन अ कंडीशन दैट इट्स टेन्योर विल बी 5 years। इसका टेन्योर क्या होगा? 5 साल का। तो जब मैंने पहला साल, जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ, दैट इज 31 मार्च 21, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में मेरे लिए क्या क्लासिफाइड होगा? सर पहले साल के एंड में देखोगे तो अभी भी 4 साल बचा है इसका पेमेंट करने को, तो हम इसे नॉन करेंट लाइबिलिटीज मान के चलेंगे, बिकॉज अभी भी आपके पास 4 साल है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ्स है जब आपको पेमेंट करके चलना है। ठीक है सर। तो अभी ये क्या क्लासिफाई रहेगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 31 मार्च 22 की, तो 31 मार्च 22 में हम इसे किस में क्लासिफाई करेंगे? तुम बोलोगे सर अभी भी ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज में रहेगा, बिकॉज अभी भी हमारे पास रिमेनिंग 3 years बचे हुए हैं, 3 साल अभी भी बचे हुए हैं। ठीक सर। नेक्स्ट, 31 मार्च 23 की बात करूं, तो सर अभी भी ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 साल बचे हुए हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2024, तो तुम बोलोगे सर अब अगले साल हमको इसे रिडीम करना है, अगले साल हमको उसको पेमेंट करना है, तो अब हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज में नहीं डालेंगे, अब हम कहां डाल देंगे उसे? करेंट लाइबिलिटीज में। हम उसे रिक्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? हम उसे रिक्लासिफाई करके चलेंगे। मतलब क्या है? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर कट बात बोलता है, अगर कोई भी एसेट, कोई भी लाइबिलिटी 12 महीने से ज्यादा पेमेंट करना हो, या 12 महीने से ज्यादा में रिसीव करना हो, हम उसे नॉन करेंट ट्रीट करके चलेंगे। लेकिन अगर कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी एसेट
विद इन 12 मंथ्स आपको पे करना हो या आपको उससे पैसे लेने हो, हम उसे करेंट लाइबिलिटीज ट्रीट करके चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज नॉन करेंट है तो वो करेंट में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। जब कभी भी आपका 1 साल के अंदर पेमेंट करना आ जाए तब आपको उसे रिक्लासिफाई करके करेंट लाइबिलिटीज में डालना पड़ेगा या फिर करेंट एसेट में डालना पड़ेगा। ओके सर। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल नंबर 3 का पार्ट 1 रिक्लासिफिकेशन के लिए हमें अलाउ करके चलता है। ओके सर। नेक्स्ट, अब वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सर शेयर कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीज आता है सर, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आते हैं। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सर एक तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। नेक्स्ट आएगा सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही है। फिर कॉल्स इन एरियर्स को हम माइनस करके चलते हैं। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं, माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स वहीं पे माइनस हो जाएगा, और शेयर फॉरफीचर भी कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ओके सर। तो ये 4 कंपोनेंट हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट है। वेरी वेरी सिंपल। यस सर। रही बात रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आएंगी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा कैपिटल रिजर्व्स। ओके सर। ये कैपिटल रिजर्व्स कहां से जनरेट होता है, याद करो, जब हम शेयर कैपिटल पढ़ते थे तो जो फॉरफीचर का बैलेंस बचता था वो पूरा बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर करते थे, यही वो कैपिटल रिजर्व्स है। नेक्स्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, नेक्स्ट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। ये जो भी रिडेम्पशन रिजर्व्स हम बना रहे हैं ये सारे प्रकार के रिजर्व्स आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। ओके सर। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी है, उसे भी हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल के चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, अगर पॉजिटिव है तो भी आएगा, अगर नेगेटिव है तो भी आएगा, मतलब अगर लॉस है उसे भी आप माइनस करके दिखाओगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, सब्सिडरी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा का सारा रिजर्व्स हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि इसमें बच्चा गलती नहीं करता ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे ना रिजर्व्स लिखा है, बच्चा समझ जाता है कि सर रिजर्व्स है मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। बिल्कुल। गलती कहाँ पे कर सकता है सर, ऊपर में कॉल्स इन एरियर्स में गलती कर सकता है सर, शेयर फॉर फीचर में गलती कर सकता है, बिकॉज कॉल्स इन एरियर्स और शेयर फॉर फीचर शेयर कैपिटल का पार्ट है। ओके सर। तो ये हमने शेयर कैपिटल के आइटम्स और रिजर्व्स और सरप्लस के आइटम्स को एक बार रिवाइज कर लिया है। आप गो थ्रू कर सकते हैं, साथ ही साथ में कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको एंटरटेन करके चलूंगा। ओके सर। नेक्स्ट, सी पॉइंट अगर देखें तो लिखा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जैसे एक कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के पावर होता है, वैसे ही एक कंपनी शेयर वारंट्स भी इशू करते हैं। शेयर वारंट्स कहीं ना कहीं शेयर जैसा ही है, बट उतना राइट्स, उतना आपको बेनिफिट्स उसमें नहीं मिलता। इट इज लिटिल लिमिटेड टाइप का राइट्स। ओके सर। तो उसके अगेंस्ट अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो इस हेड के अंदर आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके सर। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करें तो लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब सर अगर मान लो आपको एप्लीकेशन मनी मिल गया, अब मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट करने में टाइम लगता है, हम सारे शेयर होल्डर्स सारे एप्लीकेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि भाई सब जेन्यून है कि नहीं है, सब कोई टेररिस्ट तो नहीं है, ये सब चीजों को वेरीफाई करते हैं। अब वेरिफिकेशन में टाइम तो लगता है, मान लो पैसे आ गए, वेरिफिकेशन प्रोसेस में है और ईयर एंड आ गया, तो वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल का पार्ट तो नहीं बना ना, तो हम उसे कहां पे डाल के चलेंगे,
मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वो एप्लीकेशन मनी है जो अभी भी अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग है, अभी भी अलॉटमेंट इसका नहीं हुआ है। ओके सर। नेक्स्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, अभी अभी मैंने समझाया सर, अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई होगा। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं सर, एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, मतलब अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लेके रखा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट सर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अगर कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है वो भी आ जाएंगे। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। ओके सर। नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उसके बारे में भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके सर। तुम बोलोगे सर ये तो आपने हेड हेड बता दिया, इसके अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी एक बार उसे भी क्लियरिफाई कर दो। ठीक सर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब जिसका टाइम मोर देन 12 मंथ्स है, तो मोर देन 12 मंथ्स में क्या क्या आ जाएंगे सर, बॉन्ड्स आ जाएगा, सर डिबेंचर्स आ जाएंगे, सर पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा, और फोर्थ बैंक का लोन आ जाएगा जिसका 12 महीने से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। सिंपल सिंपल बात। जी सर। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में बच्चा भूल जाता है सर, प्रोविजन फॉर वारंटीज क्या होता है, हम बेच तो देते हैं अपना प्रोडक्ट, कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच देती है, बट उसको पता है कि कहीं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा और कस्टमर आके मुझे उस चीज को रिटर्न करेंगे। तो आने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए वो वारंटीज के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाता है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो 1 साल के अंदर ही कवर हो जाए, क्या पता 2 साल की वारंटी है, 3 साल की वारंटी है। तो जनरली हम प्रोविजन फॉर वारंटीज को लॉन्ग टर्म कंसिडर करके चलते हैं और उसे हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कंसिडर करते हैं बिकॉज दिस माइट बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स। ओके सर। प्रोविजन के बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो हम प्रोविडेंट फंड अपने एम्प्लॉय को देंगे वो प्रोविडेंट फंड भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, बिकॉज वो प्रोविडेंट फंड तुरंत नहीं पे करना है, जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा तब पे करेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, अगर कोई और एम्प्लॉय बेनिफिट आप देते हो जैसे कि ग्रेचुइटी हो गया, जैसे कि लीव एनकैशमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स देते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसकी भी प्रोविजनिंग आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कंसिडर करके चलेंगे। ओके सर। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पार्ट है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविडेंट फंड और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है। ठीक सर। और क्या आता है सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके पास एक आइटम और आता है जैसे कि अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अगर कोई अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज है जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम लेते हैं, इशू के टाइम पे एंट्री पड़ती है, आपको याद होगा हम जब डिबेंचर में इशू की एंट्री पास करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आता है, वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होता है, उसे हम अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करके चलेंगे। ओके सर। नेक्स्ट, कोई ऐसे ट्रेड पेबल्स, कभी कभी कोई ऐसे ट्रेड पेबल्स भी होते हैं जिनका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा है। अगर कोई ट्रेड पेबल्स जिनका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा है, मोर देन 12 ऑपरेटिंग मंथ्स, ऐसे ट्रेड पेबल्स को हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करके चलेंगे बिकॉज ये लॉन्ग टर्म है। ओके सर। तो हमने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है।
अदर नॉन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का भी रिवीजन हमने कर लिया है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, करंट लाइबिलिटीज मतलब लेस देन 12 मंथ्स, सर 12 महीने से जो कम का है, तो 12 महीने से कम में आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आ जाएगा। ओके सर, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से देखना। जैसे कि बैंक का ओवरड्राफ्ट, हम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज शॉर्ट टर्म, छोटे ड्यूरेशन के लिए, तो ऐसे शॉर्ट टर्म को हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है सर। डिबेंचर्स इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी, ऐसे डिबेंचर्स जिनकी अगले साल ही मैच्योरिटी होनी है, तो हम उसे रिक्लासिफाई कर देंगे, हम उसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग से रिक्लासिफाई करके शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में ले आएंगे, क्योंकि उसका पेमेंट एक साल के अंदर करना है। ओके सर। नेक्स्ट, लोन्स रीपेबल एट डिमांड, ऐसे कोई लोन जो तुरंत पे करना पड़ सकता है, कभी भी बैंक मंगाया, रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड मतलब कभी भी बैंक डिमांड की कि भाई आके पेमेंट कर दो, तो हमको पेमेंट करना पड़ सकता है, ऐसे लोन को शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाता है, ऐसे लोन को हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में कंसिडर करके चलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर में क्या क्या आएंगे सर, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है और एक बिल्स पेबल आ जाता है। ठीक सर, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल आ रहे हैं वो लेस देन 12 मंथ्स वाले, क्योंकि अगर मोर देन 12 मंथ्स वाले हुए तो वो आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज फॉर मोर देन बियॉन्ड 12 ऑपरेटिंग मंथ्स। ओके सर, तो ये हमने यहां पे इसको डिस्कस कर लिया है। आगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अगर हम बात करें नॉन करेंट लाइबिलिटीज की, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, सॉरी, अदर करेंट लाइबिलिटीज में, तो अदर करेंट लाइबिलिटीज में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एक बार हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुका है, हमको बस पेमेंट करना ही है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि आपको उसको इमीडिएटली पेमेंट करना है, आने वाले विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करके चलना है। ओके सर। अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, एक्रू हो चुका है बट ड्यू नहीं हुआ है, बट वो ड्यू भी तो हो जाएगा और उसे भी आपको आने वाले विद इन 12 मंथ्स में पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे भी अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करके चलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को बच्चा भूल जाता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ऐसा कोई डिविडेंड जो हमारे से कोई क्लेम किया ही नहीं, कभी कभी होता है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आपको क्लेम करना होता है, आपको चेक करना होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं आए मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास पड़े हुए हैं एज अ लाइबिलिटी, और अगर कोई शेयर होल्डर्स आया ही नहीं, किसी की डेथ हो गई, कोई शेयर होल्डर्स गायब हो गया, तो क्लेम कभी करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं अनक्लेम्ड डिविडेंड एक लाइबिलिटी के रूप में अदर करेंट लाइबिलिटीज में रहेगा, क्योंकि उसे पे करना पड़ सकता है कभी भी, जब कभी भी आपको वो डिमांड कर दे तो। ओके सर। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर कोई कस्टमर एडवांस दे दे हमको, अभी तक हमने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की बट वो हमें एडवांस दे दिया है, तो हम सर्विस तो तुरंत प्रोवाइड करेंगे ना, कोई भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एडवांस नहीं देता, सब लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एडवांस देते हैं, तो प्राइमरीली हम उसे अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करके चलेंगे। ओके सर। रही बात शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, तो सर ऐसे प्रोविजंस जो 12 महीने से कम में पेमेंट करने हैं, तो वो आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का पेमेंट आपको 12 महीने से पहले करना होता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, अगर कोई खर्चों के लिए हमने प्रोविजन बना के रखा है, या अदर ऐसा कोई प्रोविजन हो जो 12 महीने से कम पेमेंट करना पड़ रहा है, उसे हम अदर प्रोविजंस, करेंट प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्लासिफाई करके चलेंगे। ओके सर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने
लाइबिलिटी साइड के सारे एलिमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लिया है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप इसे एक बार देख ले वीडियो को, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं कुछ सेकेंड डिले से स्टार्ट करूंगा, आप इसे देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको हजम ना हुआ हो, आपको समझ में ना आया हो, उसे नोट करके मेरे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको इमिडिएटली रिप्लाई करके चलूंगा। ओके सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप याद रखना कुछ कुछ मेजर मेजर चीजें जो बच्चे भूल जाते हैं, जैसे कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल का पार्ट है, शेयर फॉर फ्यूचर शेयर कैपिटल का पार्ट है, प्रोविजन फॉर वारंटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है, प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है, और ट्रेड पेबल्स अगर 12 महीने से ज्यादा का है तो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। और बस बाकी सब बच्चे अक्सर गलती नहीं करते हैं, और जहाँ पे कोई शरण ना मिले, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, आउटस्टैंडिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, वो सब अदर करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। अदर करेंट लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ये सब बाकी चीजों में बहुत लिमिटेड चीजें आती हैं। ओके सर। अब अगर हम बात करें एसेट साइड की, तो एक बार एसेट साइड को भी हम रिवाइज करके चलेंगे। एसेट साइड में हमारे पास सबसे पहला नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहला पॉइंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जिसको जो टैंजिबल एसेट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इनटैंजिबल एसेट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब टैंजिबल एसेट, अगर कोई ऐसा टैंजिबल एसेट है जिसे हम बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल के चलते हैं। इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम अभी बना रहे हैं जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोल के चलते हैं। ओके सर। तो एक बार टैंजिबल एसेट्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। ट्रक होगा सर, मशीन होगा, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब जो कैटल काऊ गोट, जो ये सब चीजों का फार्मिंग करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, डेप्रीसिएशन सर, डेप्रीसिएशन भी यहीं पे घट जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक। इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा सर, गुडविल, माइनिंग राइट्स, बच्चे भूल जाते हैं, माइनिंग राइट्स एक प्रकार का राइट है, इट इज योर इनटैंजिबल एसेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, और अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब वो भी आपका यहीं पे माइनस हो जाता है। ठीक सर। नेक्स्ट एसेट में देखेंगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है। तो भाई 12 महीने से ज्यादा, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो मोर देन 12 मंथ्स है, हम उसे नॉन करंट मानेंगे। और अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो लेस देन 12 मंथ है, हम उसे करंट इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। जैसे कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका करंट इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। ओके सर। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स एसेट, अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है उसे भी हम नॉन करंट एसेट में मान के चलेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो हम उसे यहीं पे कंसिडर करेंगे। ये कौन सा लोन्स एंड एडवांसेस है, जो कंपनी ने किसी को दिया लंबे पीरियड के लिए, 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो हम उसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कंसिडर करेंगे। और अदर नॉन करेंट एसेट्स में जो भी कोई एसेट ऐसे हो जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हो, हम उसे अदर नॉन करेंट एसेट में क्लासिफाई करके चलेंगे। ओके सर। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, जिसके बारे में हमने बोल दिया, जो लेस देन 12 मंथ्स के लिए है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि
सर स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का काम क्या है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, उनके लिए वो इन्वेंट्री है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाला काम है तो वो क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोसेस करता है, फिनिश गुड्स बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री है, स्टॉक इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री है। स्टॉक इन प्रोग्रेस मतलब मान लो वो स्टॉक बन रहा है, उसको टाइम लग रहा है बनने में और ईयर एंड आ गया, तो हम उसे स्टॉक इन प्रोग्रेस कंसिडर करके चलेंगे, बिकॉज ना ही वो रॉ मटेरियल है, ना ही वो फिनिश गुड्स बन पाया है, वो अभी बीच में अटका हुआ है, प्रोसेस के बीच में है, इसलिए हम उसे स्टॉक इन प्रोग्रेस बोल के चलेंगे। लूज टूल्स, सर ऐसा कोई आइटम जो कंपनी खुद कंज्यूम कर लेती है, अपने मशीन में लगा के कंज्यूम कर लेती है, बेचती नहीं है। लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीजें कंपनी बेचती नहीं है, वो अपने ही मशीन में कंज्यूम कर लेती है, खरीदती जरूर है बट उसे स्टॉक में भी रखती है, बट उसे अपने ही मशीन में क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। ऐसे लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को भी हम इन्वेंट्री का पार्ट मान के चलेंगे। ओके सर। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहीं ना कहीं आपके सन्ड्री डेटर से ही घट जाते हैं, चाहे लेस देन 12 मंथ्स हो, चाहे मोर देन 12 मंथ्स हो। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ही आता है। जैसे पेबल के लिए क्या था, मोर देन 12 मंथ्स वाला अदर करेंट लाइबिलिटीज में चला गया था, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, बट ये ऐसा नहीं जाता, अगर ये लेस देन है या मोर देन है, पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ही क्लासिफाई होके चलता है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स से रिलेटेड है, आप उसे माइनस कर सकते हो पहली चीज, या फिर आप शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको लिखना ही है तो आप उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मान सकते हो, लिख सकते हो, अगर आपको उससे माइनस नहीं करना है डेटर से तो। ओके सर। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बहुत सिंपल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सर कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, चेक इन हैंड आ जाएगा। अगर कोई चेक इन हैंड है जिसे आपने अभी तक एनकैश नहीं कराया है, वो चेक इन हैंड भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बहुत सिंपल है, लेस देन 12 मंथ्स वाले सारे के सारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कंसिडर किए जाएंगे। अगर हमने किसी को लोन दिया है 12 महीने से कम के लिए, उसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कंसिडर करेंगे। अगर कोई अदर करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि सर प्रीपेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलना है तो वो भी आपका अदर करंट एसेट के अंदर में आ जाता है। ओके सर। तो ये सारा चीज हमारा एसेट का पार्ट है और ये सारे चीजों को आपको कंसिडर करके चलना है, इन सब चीजों को भूलना नहीं है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं माइनिंग राइट्स, वो हमारा इंटेंजिबल एसेट है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्रीज का पार्ट है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का दो इफेक्ट है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करो या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाओ। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं चेक इन हैंड लिखना, चेक इन हैंड कहीं ना कहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। ओके सर। अगर हम नोट्स डिस्कस करें तो याद रखना हमेशा, क्या याद रखना है सर, कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनता है। जैसे कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22, इसका ये मतलब है 31 मार्च 22 से पहले, जब से बिजनेस चल रहा है तब से लेकर अभी तक 31 मार्च 2022 तक का पूरा हमारा बैलेंस शीट के अंदर में दिया हुआ है। ओके सर। आवक जावक, एसेट लाइबिलिटीज, आया गया, सब चीज, एवरीथिंग, एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आपके बैलेंस शीट के अंदर दिया है एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ओके सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम अकाउंट नहीं बोलते, हम उसे ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड अवॉइड करते हैं। ओके सर। जो भी हम प्रपोज्ड डिविडेंड देते हैं, जो हम प्रपोज्ड डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो हमेशा करेंट ईयर का होता है
करंट ईयर हमेशा कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। कंटिंजेंट मतलब इस करंट ईयर की कोई भी रिकॉर्डिंग हमारे बुक्स में नहीं होगी। कोई भी प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का है उसकी एंट्री हमारे बुक्स में नहीं होगी, उसे हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान के चलेंगे। करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला नहीं, करंट ईयर वाला। एंड व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब है जो मे और मे नॉट अकर। मे और मे नॉट अकर मतलब ऐसे खर्चे जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस हो ना जाए हम उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी ट्रीट करके चलेंगे। तो हमेशा याद रखना, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और वो हमारे बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता, वो हमेशा फुट नोट में दिखाते हैं, फुट नोट में लिखना होता है। ओके सर। अब ये फुट नोट कहाँ है? तो फुट नोट बेटा वही है जो एनुअल रिपोर्ट में एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स हम जो डाल रहे थे ना, वही फुट नोट है। वहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके चलनी है। ओके सर। तो आई होप कि आप लोगों को ये बैलेंस शीट के सारे आइटम्स रिवाइज हो गए होंगे। कुछ कुछ चीजें आपको नई लगी होगी, कुछ कुछ चीजें आपको एकदम पुरानी लगी होगी। सारी चीजें क्लिक हो जानी चाहिए आपके माइंड में। जो चीजें आपको नहीं न्यू लगी है आप उसे नोट कर लें, आप उसे एग्जाम के लिए एक दिन पहले रिमाइंड करने के लिए रखें। ओके सर। नेक्स्ट, अब कुछ कुछ चीजें और हैं, जैसे कि सर लाइबिलिटी और एसेट का मतलब क्या है? सर लाइबिलिटी वो चीज होती है जिसे आपको पे करना होता है, और एसेट वो चीज होता है जिसे आपको बेनिफिट रिसीव करना होता है। एनीथिंग विच इज टू बी पेड इज लाइबिलिटी, एनीथिंग फ्रॉम विच इट इज टू बी रिसीव्ड, चाहे बेनिफिट मिले चाहे मॉनेटरी टर्म्स में पैसे मिले, उसे हम एसेट ट्रीट करके चलते हैं। ओके सर। लाइबिलिटीज और प्रोविजन में क्या अंतर है? सर लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो नोन होता है कि भाई इसको 10,000 देना है, इसको 20,000 देना है। और प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो अननोन होता है, पता नहीं है कितना देना है, बस थोड़ा सा पैसा अलग करके रख लिया, 5,000 निकाल के रख लिया, क्या पता 10,000 देना पड़े, क्या पता 7,000 देना पड़े, क्या पता 2,000 देना पड़े। प्रोविजन इज नॉट नोन, उसका अमाउंट इज अनसर्टेन, और लाइबिलिटी का अमाउंट सर्टेन होता है। ओके सर। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कोई भी चीज को कंप्लीट होने का टाइम, कोई भी चीज का कंप्लीट होने का टाइम। जैसे कि मैं बात करूं कैश की, एक बिजनेस में सबसे पहले कैश आता है, हम उस कैश का रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं, फिनिश गुड्स को हम प्रोसेस करके बेचने के लिए निकाल देते हैं। जब वो बिक जाता है तो ट्रेड रिसीवेबल से वापस हमको कैश मिल जाता है, और ये सर्कल चलते रहता है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सर्कल। पहले कैश आया, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से बेच दिया डेटर आ गया, डेटर से पैसे मिल गए, फिर से वही काम करते चल रहे। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और ये ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से कम है तो हम उसे करंट मानेंगे, और ये ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से ज्यादा है हम उसे नॉन करंट मान के चलेंगे। ओके सर। नेक्स्ट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व्स और रिजर्व्स कैपिटल क्या होता है? ध्यान से समझना, अच्छे से समझाता हूं। हम जो कैपिटल रिजर्व्स बनाते हैं वो हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा 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 कम करके कैपिटल रिजर्व्स में डालते जाते हैं फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज। क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, इसलिए हम उसे कैपिटल रिजर्व्स में प्रॉफिट से या शेयर फॉर फ्यूचर से ट्रांसफर करते जाते हैं। और रिजर्व्स कैपिटल क्या होता है? सर वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमने कॉल नहीं किया। जैसे कि मान लो मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, मैंने उनसे केवल और केवल 7 कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप मतलब मैंने उनसे केवल ₹7 ही मंगाया है। मैं ₹3 पर शेयर, मैं ₹3 पर शेयर अभी कॉल नहीं कर रहा हूं। कब कॉल करूंगा? सर जब बिजनेस मेरा बंद होगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी,
तब मैं इनसे 3 रुपए पर शेयर मंगाऊंगा। ऐसे 3 रुपए पर शेयर जिसको मैंने रोक के रखा है इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये कैपिटल को मैंने रिजर्व करके रखा है फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज। दिस कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ओके सर। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या क्या है, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस जान लेते हैं। कि सर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होता है। जैसे मान लो मैंने लैंड खरीदा 10 साल पहले 10,000 का, तो उसकी वैल्यू 10,000 थी ना, तो मेरे बैलेंस शीट में वो 10,000 के नाम से ही पड़ा रहेगा हमेशा। भले उसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, उससे हमको मतलब नहीं है, वो कहीं ना कहीं 10,000 पे पड़ी रहेगी। तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, हमारा बैलेंस शीट कम दिखता है इससे, जबकि हमारे बैलेंस शीट में वो एसेट की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये एक प्रकार का ना लिमिटेशन है हमारी अकाउंटिंग का, कि हम चीजों को हिस्टोरिकल के हिसाब से मेंटेन करके चलते हैं। ठीक सर। और सर हमारा जो अकाउंटिंग है ना, वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड रहता है। एस्टिमेट्स मतलब सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 10%, ये कौन सी चिड़िया आके बताती है भैया 10% लगाना है, 20% लगाना है, 15% लगाना है, नहीं पता ना। हम एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई इतने साल में खत्म हो जाएगा, इतने साल में खराब हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कहीं ना कहीं ये सब चीजें एस्टिमेट बेसिस पर निकली है। देर इज नो पुख्ता सबूत, देर इज नो प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने निकाला है एज प्रोविजन। यस सर। प्राइस लेवल चेंज आर इग्नोर्ड, वही चीज है, चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर चीजें चेंज होगी, प्राइस लेवल अगर कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। ये 3 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ये है सर कि वो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। एक कंपनी अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के पता चलेगा। सो इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक सर। और ये जो बेनिफिट ये है कि सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशंस, ये सब चीजों को कंसिडर करके बनाया जाता है। तो दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज अ प्रो ऑफ मेकिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट मैंने आपको रिवाइज कराया विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्स। सेकंड, मैंने आपको छोटी छोटी बातों के बारे में भी बताया, लाइक कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, लाइक नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, रिक्लासिफिकेशन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज। ये सब छोटी छोटी चीजों को आप याद रखेंगे फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ स्मॉल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन योर पार्ट बी ऑफ योर एग्जामिनेशन। यस सर। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, जहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केवल बैलेंस शीट डिस्कस किया है। एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम कहीं ना कहीं सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। ओके सर। तो अभी आप क्लिक कर सकते हैं, मेरे आइकन में शो हो रहा होगा टॉप राइट हैंड साइड में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का रिवीजन, आप उसमें क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। ओके सर। और अगर आपने व्यू कर लिया है तो एक वीडियो और क्लिक हो कर सकते हैं आप, हमारे ऊपर में डिस्प्ले हो रहा होगा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थ्योरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का थ्योरी। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सारे बच्चे कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम वीडियोस छोटे छोटे बनाते रहेंगे ताकि आप भी बढ़े और हम भी आपके बढ़ोतरी से खुश होते रहे। ओके सर, अब बाय बाय।